फ्रॉम सैलरी, जो जॉब कर रहे हैं कहीं सैलरी जिनको मिल रही है, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं जिनको मंथली पैसा मिलता है या कैश मिले या उनके अकाउंट में है। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये भी है लेकिन रिटायरमेंट के बाद किस बात करता है, किसकी बात करता है, रिटायरमेंट के बाद। इनकम फ्रॉम सैलरी ब्रैकेट में सैलरी, इसमें पढ़ा जाता है रिटायरमेंट। ये ऑन द ड्यूटी, पहला ऑन द ड्यूटी होता है, पहला ऑन दी जॉब, ऑन दी जब जॉब कर रहा है तो सैलरी, उसके बाद रिटायरमेंट, ये दो चैप्टर हो गए। तीसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, ये भी प्रैक्टिकल है पूरा। इनकम फ्रॉम एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी, एचपी मतलब किसी किसी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी मतलब घर वगैरह होते हैं काफी ज्यादा, लॉज वगैरह उसको किराए पे दे देते हैं, उससे भी इनकम आती है। अगला इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, किसी की बिजनेस होती है और किसी का प्रोफेशन होता है, अलग अलग ये है लेकिन इनकम टैक्स में एक ही माना जाता है। बिजनेस अलग होता है और प्रोफेशन अलग होता है, इनकम बिजनेस अलग होती है प्रोफेशन लेकिन हेड एक ही है। अगला इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मतलब जो जमीन वगैरह खरीदते बेचते हैं, लैंड वगैरह या कार वगैरह, क्लियर है, शेयर्स वगैरह। इनकम फ्रॉम, पांचवा इनकम फ्रॉम आईएफओएस, इनकम फ्रॉम आईएफओएस, आईएफओएस मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब इनकम फ्रॉम अदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यही पांच, मान लो ये एक ही चैप्टर, मान लो इसको एक आपकी बुक में अलग अलग दिया गया है लेकिन एक, इनकम टैक्स में 5 हेड है। कितने हेड है, पहला हेड को कहा जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरे हेड को इनकम फ्रॉम एचपी, तीसरे हेड को बोलते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथे हेड को बोलते हैं कैपिटल गेन, पांचवें हेड को क्या बोलते हैं आईएफओएस। जब कोई आईटीआर फाइल करता है वो इन्हीं 5 में से करता है, कोई सैलरी क्लास से करता है, कोई हाउस प्रॉपर्टी का करता है, कोई बिजनेस प्रोफेशन का करता है, कोई लैंड वगैरह का खरीद बेच करता है, कोई आईएफओएस मतलब अदर, बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है या हमने कहीं लॉटरी वगैरह से पैसा जीता, तो इन्हीं 5 हेड होते हैं। कितने हेड है, लेकिन आपके बुक में 6 चैप्टर बनेंगे, समझ गए कैसे, रिटायरमेंट। लेकिन हेड कितने इनकम टैक्स में होते हैं, 5, ये 6 के 6 प्रैक्टिकल है, मतलब रिटायरमेंट इन दो को अलग मान ले तो 6 ये चैप्टर प्रैक्टिकल हुए। 7वां चैप्टर डिडक्शन, कौन सा चैप्टर, अगर 6वां मान ले, एक ही मान लेते हैं, डिडक्शन 80C से लेके 80U तक प्रैक्टिकल, 80C से लेके 80U तक डिडक्शन बना। सी में क्या लगता है, ट्रिपल सी में क्या लगेगा, डबल सी में क्या लगेगा, डी में क्या लगेगा, डबल डी में क्या लगेगा, डबल ई में क्या लगेगा, एफ में क्या लगेगा, जी में क्या लगेगा, यही सब तो टफ होता है। हाँ मतलब डिडक्शन बोलते हैं, वही वही डिडक्शन, एक चैप्टर ये हुआ, एक चैप्टर डिडक्शन हुआ। उसके बाद 7वां हुआ इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल, इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल, इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल, ये कंप्यूटेशन टैक्स, इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल, क्लियर है। फिर 8वां चैप्टर हुआ इनकम फ्रॉम एचयूएफ, इनकम फ्रॉम एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एचयूएफ के साथ बिजनेस करते हैं। उसके बाद 9वां इनकम फ्रॉम फर्म, इनकम फ्रॉम फर्म। इतने चैप्टर प्रैक्टिकल है, टोटल 10 चैप्टर्स। कितने चैप्टर, क्योंकि एक हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, अलग आपके बुक में अलग 2 चैप्टर आप देखेंगे हर बुक में, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, रिटायरमेंट। थ्योरी सिर्फ 3 चैप्टर्स है, ये प्रैक्टिकल है और इसमें से सैलरी कंफर्म आएगा भी बताते हैं। इतने प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंस इस तरह समझो, 3 साल में 18 सब्जेक्ट पढ़े, फर्स्ट ईयर में 6, सेकेंड ईयर में 6, थर्ड ईयर में 6, उन 18 में 17 सब्जेक्ट एक तरफ रख दो और इनकम टैक्स को अकेले तो भी भारी रहेगा अपने आप में, तो भी इनकम टैक्स अपने आप में, क्योंकि आप देख ही रहे हो, लेकिन हम अभी पढ़ाएंगे, देखिएगा, क्लियर है। इनकम टैक्स इसलिए हमने कहा 18 सब्जेक्ट एक तरफ, 18 टोटल, 17 एक रखो इनकम में, तो भी इनकम टैक्स का जो होगा वजन वो थोड़ा नीचे ही। इतने चैप्टर प्रैक्टिकल है,
इन 34 में अभी हम बता देंगे, आप एमकॉम में भी यही बुक काम आती है, एमबीए में काम आती है, अपना सिलेबस से दिखा देंगे, अभी हम पढ़ा लें, ठीक। प्रैक्टिकल है, हाँ, इसके अलावा जो चैप्टर वो हम लोग अपने से पढ़ेंगे। नहीं उसको हम पढ़ाएंगे जो 4 चैप्टर थ्योरी रहेंगे उसको हम पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल कराने के। उसके सबसे पहले थ्योरी का नाम है इंट्रोडक्शन, उसके अलावा आपका एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये दोनों है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इसके अलावा आपका है लास्ट में इनकम टैक्स अथॉरिटीज, लास्ट में एक और चैप्टर है इनकम टैक्स अथॉरिटी, नहीं एडवांस नहीं, ये 21, बस। क्लियर क्लियर। अब एनी डाउट इरेज कर दे। अब अगला टॉपिक जो हमारा है, अब आते हैं, सुनिए मेरी बात, क्यों इनकम टैक्स में अब बताते इधर फॉर्मेट, पहला चैप्टर हमने कहा इनकम फ्रॉम, आइए पहले आपको फॉर्मेट भी सिखा दें। इनकम, पूरी हेडिंग चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज, क्लियर है। इसमें फॉर्मेट आइए पहले सिखाएं आपको, तो उसके पीछे हम लॉजिक सिखाएं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज फॉर असेसमेंट ईयर 25 and 26, प्रीवियस ईयर 24 और 25। ये ध्यान से आप सुनिएगा, ये है दो वर्ड हमने लिखा ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर और पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर। इसका मतलब पहले बता दें, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है सर डिफाइन असेसमेंट ईयर और डिफाइन प्रीवियस ईयर। अब तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता नहीं आपके यू में, अब तो आता है 20 मार्क्स या 10 मार्क्स में। लेकिन असेसमेंट और प्रीवियस ईयर में फर्क समझिए। प्रीवियस ईयर उस ईयर को कहा जाता है जिस साल हम लोग इनकम अर्न करते हैं। प्रीवियस ईयर आर दोस ईयर इन विच पर्सन्स आर अर्न इनकम, जिस साल आदमी द्वारा इनकम कमाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। और जब इनकम कमा लेंगे तो उस कमाई हुई इनकम पे जिस साल रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब हम टैक्स पे करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इनकम कमाने के ईयर को कहा जाता है और प्रीवियस ईयर आईटीआर फाइल करने को। जैसे हमने इस साल आईटीआर कौन लोग फाइल करेंगे, इस साल चल रहा है 2025 चल रहा है, 25-26 में रिटर्न कौन लोग फाइल करेंगे, जिन्होंने 24-25 में इनकम अर्न की होगी। इधर 2000 अगर हम बोले 24 और 25 का प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा, 23, और अगर 24 और 25 में असेसमेंट ईयर है इसका प्रीवियस ईयर क्या बनेगा, 23। और अगर जिन्होंने 23 और 24 में इनकम कमाई है, इनकम अर्न की 23-24 में, उसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। क्योंकि 23 जिस साल इनकम अर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। और जिस साल आईटीआर फाइल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। अगले साल जो बच्चे आएंगे उनके लिए ये प्रीवियस ईयर कहलाएगा, उनके लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा 26 और 27। समझ गए, ये हर साल चेंज होते हैं। तो प्रीवियस ईयर दोस्त इन विच इनकम आर अर्न, जिस साल इनकम कमाते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहा जाता है, और जिस साल उस कमाई हुई इनकम रिटर्न फाइल करेंगे उसको, बताइए हमने फॉर एग्जांपल हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक काम किया। इधर 2025 इस तरह समझिए, 2025 में हमने जनवरी से दिसंबर तक काम किया। क्या दिसंबर में जिस दिन 31 दिसंबर को ईयर एंड होगा क्या तुरंत आईटीआर पे कर देंगे, क्या डेट आती है। तो 25 में अर्न किया, अब उसका कब पे करेंगे, 26 में आईटीआर फाइल, तो 25 क्या होगी, प्रीवियस ईयर। जिस साल इनकम कमाएंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। और जिस साल इनकम आईटीआर उस कमाई इनकम पे रिटर्न फाइल करेंगे, असेसमेंट ईयर। और हमारा पता है इनकम टैक्स फॉलो करता है फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स किसको फॉलो करता है, इनकम टैक्स ही ऐसा है जो 2 एक्ट ऐसे हैं, इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट 1950 या 2013, ये दोनों कौन सी ईयर फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब जो कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा
और 31 मार्च को कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। अब आइए 2 मिनट में इसको 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को, तो ये बताइए 2024 में 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा और 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2025 में एंड होगा, क्योंकि 12 महीने को ईयर बोलते हैं। अब 24-25 में हम लोग इनकम कमाएंगे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीना हो गया, इसलिए बोलते हैं। इस तरह लिखा जाता है। आपका सेशन भी स्कूल में जो सेशन होता है, कॉलेज में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। अप्रैल में स्टार्ट होता है 11-12 और मार्च तक रिजल्ट आके सेशन खत्म हो जाता है। स्कूल भी कौन सा ईयर फॉलो करता है? क्योंकि अप्रैल में स्टार्ट होता है सेशन, 2, 4, 5 कभी भी 2, 4 अप्रैल में स्टार्ट होता है सेशन और मार्च तक रिजल्ट, समझ गए? तो 24-25 समझ गए ना, 2 साल नहीं है, ये 1 ही साल है, क्योंकि अप्रैल में 2024 में 9 महीना, अप्रैल से दिसंबर कितने महीने आएंगे? 9 मंथ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने मंथ आए? और 2025 में कितने महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च। इसलिए इस तरह लिखा जाएगा। 24-25 में इनकम अर्न करेंगे और उसके अगले साल 25 से 26 तक हमको हमारा टाइम होगा आईटीआर फाइल, और आईटीआर की लास्ट डेट होती है 15 सितंबर। क्या होती है? इस समय असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? कौन वाले लोग आईटीआर फाइल करेंगे? जिन्होंने 24 से 25 में इनकम अर्न की होगी। और आईटीआर फाइल करने का मतलब कोई भी कर सकता है, देश का हर एक सिटीजन। लेकिन आईटीआर अपने देश में वही फाइल करते हैं जो बता दे एकदम डाटा जो फाइल करते हैं, सिर्फ आईटीआर फाइल करने वाले लोग। सुनना पहले, आईटीआर फाइल टोटल देश की पॉपुलेशन एग्जैक्ट बता रहे हैं, जाके सर्च करने का गलत निकलेगा। 140 करोड़ देश की आबादी, 140 करोड़ में 10 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते हैं। कितने? सिर्फ 130 करोड़। तो आईटीआर फाइल करना सबको कंपलसरी है, लेकिन गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती नहीं है। जहां आप 0 रुपए आईटीआर फाइल, मतलब आप गवर्नमेंट में आपकी भले 0 रुपए इनकम है, आप गवर्नमेंट को बताइए कि हमारी इनकम इतनी है, भले आप नहीं कमाते, 0 को फाइलिए। जैसे एग्जाम हॉल में बैठना कंपलसरी है, आप भले 1 नंबर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको बैठना, अगर आप स्कूल में है तो आपको एग्जाम में बैठना। तो 140 करोड़ लोग में कितने आईटीआर फाइल करते हैं? और उस 10 करोड़ में सिर्फ 6 करोड़ रुपए टैक्स पे करते हैं। फाइल करने को 10 फाइल तो हम भी करते हैं, लेकिन हम टैक्स 1 रुपए, क्योंकि हमारी उतनी लाइबिलिटी, क्योंकि अगर आपके पास 5 लाख रुपए से ज्यादा आपका अमाउंट साल भर में है तो अभी आप टैक्स फाइल। लेकिन सोचिए देश की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़, 140 करोड़ लोग की पॉपुलेशन है। 140 कितने? और उसमें से कितने लोग सिर्फ आईटीआर फाइल करते हैं? और उसमें से 10 करोड़ में से सिर्फ 6 करोड़ लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। और अगर नहीं आइडिया अपने से करने को अपने से आईटीआर फाइल करते हैं, हम लोग को आइडिया हम लोग को आते हैं, वरना आप इनकम टैक्स जो फाइल करते हैं, एडवोकेट इनकम टैक्स या सीए, वो 4-5 हजार रुपए लेते हैं 1 साल आईटीआर फाइल करने का। इससे गवर्नमेंट, एक तो आपको आईटीआर फाइल करना, अगर आपकी टैक्स आ गया, टैक्स का मतलब कि अगर आप 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं आपको मैंडेटरी फाइल करना, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। कहते नहीं इनकम टैक्स, कहते हैं लोग हमको टैक्स पे करना पड़ रहा है। आईटीआर कुछ नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स, आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा हम इतना कमाए, इतना आपको टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अगर जिसकी टैक्स नहीं बन रहा है उसको देने की जरूरत, समझना हम कहना क्या जा रहे हैं। 6 करोड़ रुपए टैक्स, मतलब जो 4 करोड़, जो 10 करोड़ में 4 करोड़ है, वो टैक्स पे भी, मतलब उनकी उतनी लिमिट, वो लिमिट से बाहर है जिस पे टैक्स लगेगा। सोचिए कितने लोग अपनी आईटीआर को हाइड करके बैठे होंगे। क्या सिर्फ 10 ही करोड़ लोग हैं जो टैक्स के दायरे में आते हैं? सोचिए आप, क्या 10 ही करोड़ हैं? न जाने कितने, लेकिन कितने सिर्फ आईटीआर फाइल करते हैं? 10 करोड़। वो भी टैक्स के दायरे में सिर्फ कितने आ रहे हैं? टैक्स के दायरे में जो टैक्स पे कर रहे हो, कितने सिर्फ टैक्स के दायरे में आ रहे हैं? एग्जैक्ट डाटा बता रहे हैं, आप एकदम रिकॉर्ड अच्छी है। कोई से बोले कि इस साल का डाटा है, इस साल जाके सर्च कर लीजिए, अगर गलत होगा एक वर्ड भेज देंगे आप लोग को आज हम व्हाट्सएप पे। 140 करोड़ लोग में से सिर्फ कितने करोड़ आईटीआर फाइल करते हैं? फाइल करते, उसमें से टैक्स कितने पे करते हैं? सिर्फ 4 करोड़ टैक्स पे भी नहीं करते, मतलब वो टैक्स लिमिट से बाहर है। आए अब तो थ्योरी पोर्शन हो गया, थोड़ा नॉलेज के लिए याद रहेगा। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल आईटीआर रिटर्न फाइल करेंगे। आईटीआर मतलब टैक्स पे, और जिस साल इनकम अर्न होगी उसको क्या बोलेंगे? अब आपको एक कहानी पहले आप समझानी है मुझे, पहले
ताकि आपको समझ में आए, जो बात साफ है। स्पीड फास्ट तो नहीं है, कैच कर ले रहे, वरना सोचे सर बहुत तेज आते हैं। इधर हम दो फॉर्मेट लिख रहे हैं, फॉर्मेट काम का नहीं है, फॉर्मेट को आपको क्वेश्चन कराएंगे तब, लेकिन एक आइडिया दे रहे हैं ताकि मुझे समझाना है। सबसे पहले लिखा जाता है बेसिक सैलरी। क्या लिखा जाता है? ठीक है, बेसिक सैलरी हो गई। उसके बाद अगला डीए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। डीए मतलब महंगाई भत्ता। क्या होता है? डियरनेस। डियरनेस अलाउंस को इन्फ्लेशन अलाउंस भी कहा, क्या कहा जाता है? डीए। डीए लो आपने सुना होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोग कहते हैं हमको डीए मिला, डियरनेस अलाउंस, इन्फ्लेशन महंगाई भत्ता। हर साल महंगाई बढ़ती है ना 5%, 6%, तो उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, प्राइवेट को, कि महंगाई बढ़ गई तो आपको इतना डीए दिया जा रहा। हाँ बिल्कुल, बेसिक सैलरी जॉब की सैलरी है, डीए है। उसके बाद कमीशन वगैरह मिलता है। क्या मिलता है? सुना होगा कमीशन इस बार कंपनी ने दिया। बोनस देती है। क्या देती है? कंपनी अपने एम्प्लॉय को बोनस मिलता है। और अगर आपको रहने के लिए घर नहीं है तो कंपनी हाउस एंड अलाउंस, मतलब आपको पैसा दे देगी, जाओ खुद से घर मैनेज। तो आपने सुना कभी कभी कंपनी एम्प्लॉय को रहने के लिए घर ही दे देती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट भी देती है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करें, का आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं प्राइवेट जॉब करते हैं बैंगलोर वगैरह में, कहते हैं हमको घर मिला, बंगला मिला है, कार मिली है, लैपटॉप मिला है, मोबाइल मिला, सुना होगा ना। ये चारे मतलब गवर्नमेंट ने आपको पैसा दे दी, जाके घर खुद से मैनेज, अलावेंस, हाउस एंड अलाउंस। उसके अलावा आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं तो आपको एक कुत्ता दे देगा आपकी रखवाली के लिए, डॉग अलाउंस, कि आपको एक पैसा दिया जाता है, अब जाकर डॉग एक खरीद लाइए, आपके घर की रखवाली करेगा, आपको भी कोई आए हार्म ना पहुंचाए, पॉलिटिक्स वगैरह में होता है ना। उसके अलावा डॉग अलाउंस के बाद अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कहता है सर ठीक है आपको मैरिज अलाउंस है। बहुत सारी चीजें आती हैं, कार वगैरह दी जाती है, कार दे दिया, बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें दी जाती, भी आएंगे, क्लियर। और आपको फंड, अगर आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आपको रिटायरमेंट के बाद ये पैसा मिल जाएगा, उसको बोलते हैं, सबको टोटल कर लेंगे तो क्या बोलेंगे? ग्रॉस। क्या बोलेंगे? ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे? अब लेस, इसमें एक चीज लेस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये फिक्स होता है अपने से, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? 16IA, 16I जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है 50,000। अगले साल इसको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया 75,000। अगले साल तो कितना फाइल करेंगे लोग? इस साल तक कितना? सिर्फ 50,000। कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन? अगले साल जब आप लोग जाएंगे तो कितना फाइल करेंगे? अगले साल जो बच्चे पढ़ेंगे वो कितना करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन? पहले 40,000 था, 2020 तक गवर्नमेंट कितना सिर्फ मतलब छूट देती है। जैसे आपकी सैलरी है कितनी? 6 लाख, तो गवर्नमेंट कहेगी सर ठीक है 6 लाख में तो 50,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा? आपको टैक्स कितने अमाउंट पे देना है? 5 लाख। आपकी कितना आपकी इनकम आप बन रही थी टोटल? 6 लाख। 6 लाख में तो गवर्नमेंट आपको कितना छूट दे दी, तो कितना आप कितने पे आपको टैक्स देना? 5 लाख। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। आपको कितने का बेनिफिट है? 50,000। अगले साल में बेनिफिट कितने का हो गया? 75। कितने का हो गया? लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहे, कोई डाउट? ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, कुछ चीजें जाते जाएंगे और कुछ चीजें पहले। कोई डाउट यहां तक? अब एक मिनट, हम सैलरी का तो पढ़ रहे हैं। अब आपसे एक बात बताए, आप मेरी कंपनी में, क्या नाम है आपको? लाइबा। लाइबा ने आई मेरी कंपनी में जॉब करने, लाइबा मेरी कंपनी में जॉब करने, ठीक है। लाइबा मेरी कंपनी में जॉब करने, लाइबा ने कहा सर हमारी कंपनी में एक अकाउंटेंट की पोस्ट वैकेंट थी। लाइबा आई, कही सर आप हमको, हमने कहा ठीक है लाइबा, तो हमने कहा ठीक है लाइबा, हमने इनका इंटरव्यू लिया, सिलेक्ट कर लिया, हमने कहा ठीक है लाइबा को हम 25,000 देंगे। कितना देंगे? तो लाइबा ने सोचा, ने कहा नहीं सर हम, लाइबा का मन था सर हमको, लाइबा का सर हम आपका जॉब, हमने कहा क्यों आप तो आए थे? कहा नहीं सर आप मुझे बहुत कम सैलरी ऑफर कर रहे हैं, मुझे सैलरी चाहिए 50,000। कितनी चाहिए? बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि लाइबा हम 25 दे रहे हैं और लाइबा कितनी मांग रही है? डिमांड 50,000। कितना लाइबा की डिमांड है? 50,000। हमने कहा अच्छा लाइबा कितना? 25। हमने कहा ठीक है लाइबा आपकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी वो 25,000, ठीक कोई बात नहीं, आपको चलो हम 5,000 रुपया और देंगे डीए के नाम से। किसके नाम से? तो कितनी लाइबा की सैलरी हमने कर दी? लाइबा ने कहा आसान नहीं, मुझे 30 नहीं, मुझे 50 से 1 भी रुपया कम। हमने कहा लाइबा हम जा रहे हैं, हमने कहा 2 मिनट ड्राइवर बैठो। हमने कहा ठीक है आपको हम 10,000 रुपए किसके नाम पे देंगे? कमीशन के नाम से। किसके नाम पे दे देंगे? तो लाइबा की सैलरी कितनी पहुंच गई? कितनी पहुंच गई? कहा नहीं सर मुझे 50 से कम नहीं, हम 50 देंगे तभी मैं जॉब करूंगी, वरना जॉब।
हमने कहा चलो लाइबा छोड़ो जाने दो, आपके पास कार है, इन्होंने कहा कार नहीं, हमने कहा चलो आपको हर महीने हम कार के नाम से कितना रुपए देंगे। अब लाइबा की सैलरी कितनी पहुंच गई, कहा नहीं सर 50 से 1 रुपए कम पे जाने लगे। रुक जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुमको 5,000 रुपए हम मैरिज अलाउंस किसके नाम से देते हैं, 5,000 रुपए किसके नाम से। कितना पहुंच गई लाइबा की सैलरी, अब पूरी पहुंच गई ना लाइबा। तो लाइबा ने कहा सर आप तो हमको दोगे कितना, जब जाए मुझको 10 नाम और कर दो, मुझे हाथ में मेरे कितनी, हाथ में मेरे अकाउंट में कितनी आएगी सैलरी, आप मुझे उसको 10-20 नाम और क्यों ना ऐड कर दो, लेकिन मुझे मिलेगा कितना, हम देंगे लाइबा को कितना 50 देंगे ना, भले हमने उसको कहा 5,000 डीए के नाम से देंगे, 10 ये हमने बता दिया। हमने कहा लाइबा जो भी 1 साल काम कर लो तो आपको समझ में। लाइबा ने कहा कौन, हम जहां जाएंगे बताएंगे, हमको 50,000 की सैलरी मिली, खुद से 50,000 मिल रही, हाँ इनके अकाउंट में जाएगा 50, कम थोड़ी देंगे, हमने वही दे रहे 50। अब 1 साल बाद लाइबा ने जॉब कर लिया, 1 साल बाद लाइबा कहीं सर मेरी सैलरी अब बढ़ा दीजिए। हमने कहा कितना लाइबा, कहा 10% बढ़ा दीजिए। कितना परसेंट, लाइबा की सैलरी थी कितनी 50 थी। लाइबा ने कहा सर मेरी 10% बढ़ा दीजिए। हमने कहा ठीक है, हमने अपने लाइबा के सामने हमने जो सीनियर जो सैलरी बनाते हैं, हमने उनसे कहा लाइबा की सैलरी अगले साल 2,500 रुपए बढ़ा दो पर मंथ। लाइबा ने कहा सर आप पागल हो गए, आपको मैथ नहीं आती, 5,000 रुपए मेरी सैलरी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि इनकी सैलरी मंथली थी कितनी 50,000 का 10% कितना आएगा, देख लीजिए दिखा दे रहे, 5,000 आएगा ना, कितना आएगा 5 आएगा। हमने कहा 2,500 बढ़ाओ, हमने कितना कहा लाइबा, हमने कहा लाइबा 2 मिनट रुको, तुम्हारी सैलरी, लाइबा ने कहा मेरी तुम्हारी सैलरी सिर्फ कितनी थी, तो सैलरी का बढ़ेगा, जब प्रमोशन होता है तो इन सब तो नहीं बढ़ता बल्कि सैलरी कर दो। लाइबा नहीं वो समझ गए कि मेरे साथ चीट किया गया, अगर सैलरी बढ़ाई जाती तो मेरा फायदा होता, सैलरी तो बढ़ी नहीं, आपके हमने किस नाम से बढ़ाया था, डीए कमीशन, तो ये सबको थोड़ी बढ़ाएंगे, आप क्या बढ़ाएंगे, सिर्फ सैलरी आपकी थी कितनी बेसिक, वो तो हम इस नाम से दे रहे हैं ना आप। हाँ बिल्कुल अब समझा, क्यों, क्योंकि कंपनी सिर्फ कितनी लाइबा की बढ़ाएगा, बिल्कुल कितना इंक्रीमेंट होगा। अगर सोचो लाइबा के, और अगर कंपनी के पास 100 एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय है, और लाइबा सोचिए कितनी बढ़ेगी सैलरी, लेकिन बढ़ेगी कितनी सिर्फ, क्योंकि लाइबा की बेसिक सैलरी कितनी है 25,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 2,500। अब इस तरह सोचिए अगर कंपनी में 100 एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय है, तो 100 एम्प्लॉय से कंपनी कितना बचाएगी 2,500 बचाएगी, क्योंकि 5,000 बन रही थी, लेकिन लाइबा की सैलरी 5,000 नहीं थी बल्कि कितनी थी सिर्फ 2,500 बढ़ेगी ना हर मंथ, कितनी बढ़ेगी। अगर हम सैलरी के नाम से 50,000 रुपए देते तो हमको कितना बढ़ाना पड़ता 5,000, लेकिन हम सैलरी के नाम से कितना दे रहे 25,000, उसका 10% 2,500 आएगा, हर एम्प्लॉय के पीछे हम कितना रुपए बचाएंगे, हर एम्प्लॉय के पीछे 2,500, क्योंकि लाइबा से 2,500 बचा, और मान लो हमारे एम्प्लॉय है, टोटल कितने हमारी कंपनी एम्प्लॉय 100, कितने एम्प्लॉय हैं 100 एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय थे 100 एम्प्लॉय से हम कितना रुपए बचाएंगे, तो जानते हैं हर महीने कितना हमारे कंपनी का बचेगा 2.5 लाख रुपए। सोचिए कितना बचेगा, क्योंकि 25 बन जा, उसके बाद कितना रुपए बचाएगी। इस तरह कंपनियां, अब समझ गए, तो कंपनियां किस लिए इतने नाम से, अब आप किसी से पूछना वो कहेगा मुझे 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, तो उससे पूछना सर सैलरी ठीक है, आप अपनी बेसिक सैलरी बताओ, क्या बताइए आपको मिलता है, ये ना तो मेरे अकाउंट में 1 लाख आता है, आप अपनी कह कर रहे हो तो समझ जाएगा तुम होशियार हो, क्योंकि कोई कहेगा ना मुझे 1 लाख मिलता है, कंफर्म बोल रहे, अगर किसी को 1 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है प्राइवेट कंपनी, तो सैलरी सिर्फ उसकी मिनिमम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 30 से 40,000 होगी, 60,000 बकायदा इन्हीं को कोई ना कोई नाम से मिलता। समझ रहे ना क्यों, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए देगी कंपनी एक एम्प्लॉय को, अगर इंक्रीमेंट करने की बारी आएगी, हर एक एम्प्लॉय की कितने सैलरी बढ़ाना पड़ेगा 10%, 10,000 कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि अगर 1 लाख हर एक एम्प्लॉय को देता है, कितना हर एक एम्प्लॉय को देता है 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा है, 10% इंक्रीमेंट की बात आएगी तो कितना हर साल बढ़ाना पड़ेगा हर एम्प्लॉय की 10। लेकिन अगर बेसिक सैलरी के नाम से 40,000 है, कितनी सिर्फ बेसिक सैलरी के नाम से, कितनी बेसिक सैलरी के नाम से, तो अगर 10% इंक्रीमेंट करेगी भी तो सिर्फ कितनी करेगी 4, तो कितना बचा लेगी 6, कितना बचा लेगी हर एम्प्लॉय के पीछे, समझ में कैसे बचा लेगी, क्योंकि सैलरी सिर्फ उसकी कितनी बेसिक सैलरी, अगर बेसिक सैलरी 1 लाख के नाम से दे तो कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हर साल हर महीना अगले, समझ गए।
कोई डाउट? इसलिए कंपनी इतने नाम से सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, क्योंकि कंपनियों को अपना बेनिफिट भी अब समझ में आया। कोई डाउट? ये कहानी जितने मैंने बताया याद रखना, कोई नहीं कहेगा सर बस ऐसे नाम है, क्यों इतने नाम से देते, कोई से पूछना क्यों इतने, ये आपके नॉलेज के लिए बताया, क्योंकि प्रैक्टिकल कहीं काम, लेकिन इससे हाँ आप कहीं के सामने बोलेंगे कि क्यों सैलरी सर सीधा सैलरी देते, क्यों इतने नाम से दे रही है, क्योंकि अगर कंपनी जब अगले साल इंक्रीमेंट, क्योंकि हर साल सैलरी इंक्रीमेंट होगी, तो अगर सैलरी कम रहेगी, सैलरी तो है 50, लेकिन 50 नहीं ला पाएगी, कितनी ओरिजिनल थी, वो सब तो अलग अलग नाम से है, तो सिर्फ सैलरी का बढ़ेगा जो इंक्रीमेंट होगा। क्लियर? अब आपने मेन टॉपिक इस चैप्टर में लफ्ज कर दें, कोई काम का नहीं है ना आप लोग, किसका? अभी पढ़ाएंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अभी पढ़ेंगे, ठीक है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड लफ्ज कर दें इसको। अब मेन टॉपिक लाइबा, इस टॉपिक में एकदम खुल के बोलना है, इस टॉपिक में सामान्य भी, इस टॉपिक में आपको 5 चीजें मेहनत करनी, कितनी चीजें? 5 चीजें पढ़ लोगे, उसके बाद अलाउंस पर विजिट की लिस्ट, कोई आपको रोक नहीं सकता। सैलरी में कोई अपने आप को कितना भी लगा, तो हम गारंटी देते हैं कोई भी तुम लोग से आगे नहीं जा सकता, मेरा चैलेंज, इस चीज को याद रखना। 5 टॉपिक पढ़ लो बस, अपने से लगा लोगे, पहले चैप्टर मेरी जरूरत नहीं पाएगी। सामान्य देखा है लाइबा उनको, सिद्रा को और वैस को, क्योंकि अब देख लो लोग हमारी जरूरत उनको अपने आप लगाते, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। बस 5 टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी हम फुल फ्लेश क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो बात क्लियर है। हमने फॉर्मेट एक रफली आपको एस्टिमेट दे दिया, क्या दे दिया बैठो, एक क्या हुआ, एक एस्टिमेट हमने दे दिया कि कैसे बनता है फॉर्मेट। 5 चीजें मेन है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले सुनिए क्या 5 चीजें। एचआरए पहला, दूसरा हाउस रेंट अलावेंस, क्या होता है? हाउस रेंट अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, फोन आ रहा है, एक मिनट, हाउस रेंट अलावेंस। दूसरा है हमारा आरएफएच, रेंट फ्री हाउस, क्या है? रेंट फ्री हाउस। तीसरा है आरपीएफ, यही रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, क्या है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। चौथा टॉपिक, सॉरी तीसरा, चौथा इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। पांचवी कार, एचआरए, आरएफएच, आरपीएफ, कार। इतना 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक 3 दिन में करेंगे। कितने दिन में? ये 3 टॉपिक कर देंगे, उसके बाद अलावेंस की लिस्ट, एक दिन अलावेंस की लिस्ट, एक दिन पढ़ेंगे अलावेंस की क्या क्या अलावेंस है, और एक दिन पर विजिट। 5 दिन बाद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग क्वेश्चन अपने आप लगा लेंगे, मेरा चैलेंज रहा। 5 दिन अभी फुल फ्लेश, पहले एक एक टॉपिक, पहले एचआरए पढ़ेंगे आज, आरएफएच, आरपीएफ, इंटरेस्ट। क्लियर है? ये 5 टॉपिक सीख जाएंगे, ये 5 टॉपिक मेरे चैप्टर में। बाकी इधर डीए के नाम से मिलेगा, कमीशन डायरेक्ट मिलेगा, एचआरए, आरएफएच, आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, कार। कहां 3 है? देखिए इधर, भाई 1 2 3 4 5 तो हो गए। ये आरपीएफ अलग, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, ठीक। इधर लावा कहां 3 दिख रहा था इधर, नहीं 1 2 3 4 5, यही 5। आज 4 करेंगे। एनी डाउट? समर आपको कोई डाउट नहीं? एकदम बेसिक, कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट? लिख लिया। यही 5 टॉपिक मेन है, यही 5 टॉपिक। अब आज हम लोग करेंगे एचआरए। क्या करेंगे? एचआरए स्टार्ट करने चल रहे। एचआरए एकदम फ्रेश बैकग्राउंड से। एचआरए, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस अंडर रूल 2A, हाउस रेंट अलावेंस अंडर रूल 2A, ये एचआरए का रूल है। एचआरए अंडर रूल 2A। अब सुनिएगा ध्यान से, इधर ध्यान से, 2 मिनट आप लोग ध्यान सुनिए। एचआरए का अलावेंस वर्ड आया, अलावेंस जहां जहां वर्ड आएगा इसका मतलब होता है कंपनी ने आपको पैसा दिया, जाके खुद से मैनेज कर लो। अलावेंस मतलब कंपनी गिवन एम्प्लॉय कैश इन हैंड, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को कैश में दे दिया, जाके खुद से घर। मतलब कभी कभी कोई लोग कंपनी में आते, कई ऐसे
एम्प्लॉय आ जाते हैं जिनके पास घर नहीं होता, तो कंपनी उनको पैसा देती है। क्या देती है? जाके खुद से अपना घर मैनेज। तो जब कंपनी कैश में कोई चीज दे तो उसको क्या बोलेंगे? अलाउंसेस। अलाउंस का मतलब क्या होता है? व्हेन कंपनी गिवन कैश टू द एम्प्लॉय। जब कंपनी कोई चीज के लिए अपने एम्प्लॉय को किसमें पैसा दे, कि व्हेन कंपनी गिव कैश टू द एम्प्लॉय फॉर परचेजिंग एनी एसेट और एनीथिंग। कोई भी सामान को खरीदने के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉय को कैश में पैसा दे दे तो उसको क्या बोलेंगे? डॉग अलाउंस। मतलब क्या है? कंपनी ने दे दिया कि जाकर आप एक डॉग को खरीद लीजिए। शादी केस में कह नहीं खाएगा, सॉरी कहेगा कि जाके शादी खुद से कर। हाँ बिल्कुल, वो आपकी मर्जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आए। और अगर ये एक वर्ड होता है परक्विजिट। एक वर्ड क्या होता है? परक्विजिट मतलब जब कोई काइंड से मिले। कार, कंपनी ने कार दे दिया, अलाउंस है कि परक्विजिट है वो? परक्विजिट, PER एक वर्ड होता है परक्विजिट, PERQUITI। परक्विजिट क्या बोलते हैं? परक्विजिट का मतलब होता है जब चीज कोई काइंड से मिले। किसके मिले? अलाउंस का मतलब जब चीज हमको जो कैश मिले, जो चीज अलाउंस मतलब जो चीज कैश मिले, तो अलाउंस लिखा है मतलब ये चीज कैश में मिल रहा था, कि आपको अभी से पता रहे। और जैसे कार, कार के लिए कार दी कंपनी, तो ये परक्विजिट की अलाउंस है, कार दी परक्विजिट। लैपटॉप दी, कंप्यूटर दी, रेंट फ्री हाउस दी, हाउस दे दी। अगर अगर अलाउंस लिखा तो मतलब कंपनी ने कैश में दिया है। हाँ अगर नाम, बिल्कुल क्लियर। एनी डाउट? ताकि अभी तो पता रहे अलाउंस और परक्विजिट में डिफरेंस। सर कोई चीज काइंड के फॉर्म में मिलेगी, मतलब किसी फॉर्म में मिले तो उसको क्या बोलेंगे? परक्विजिट। कैश में मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एनी डाउट? आते हैं अब मेन HRA को सॉल्व करने के 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? आज लिखा देंगे, क्लियर। आज एकदम कोई डाउट अभी तक? HRA आज समझ लो एकदम। HRA को सॉल्व करने के कितने स्टेप है? आज के बाद से डाउट नहीं होगा। पहली स्टेप में लिखते हैं HRA एक्चुअली रिसीव्ड। HRA का मतलब समझ गए ना, शॉर्टकट में बोल रहे हैं, हाउस रेंट अलावेंस एक्चुअली रिसीव। इधर ये आपके क्वेश्चन में मिलेगा HRA के नाम से। सिर्फ क्या लिखा रहेगा? ये आपके क्वेश्चन में सुनिए किस नाम से मिलेगा? हाउस एंड अलाउंस वर्ड लिखा रहेगा। बस क्या लिखा रहेगा? हाउस एंड अलाउंस। हाउस एंड अलाउंस को हम लोग क्या मान लेंगे? HRA एक्चुअली रिसीव। ये क्वेश्चन में क्या वर्ड लिखा रहेगा? हाउस रेंट अलाउंस। तो हम उसको क्या मानेंगे? HRA एक्चुअली, हम उसको क्या मान लेंगे? हाँ HRA रिसीव मानेंगे। HRA उसको किसके, पूरा वर्ड नहीं लिखा रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में सिर्फ क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में? बस हाउस एंड अलाउंस। पूरा नाम क्या होता है? हम लोग उसको मानते HRA क्योंकि एक अपने से। ठीक। दूसरा स्टेप में, स्टेप 1 ये होगा। स्टेप 2 में लिखा जाता है रेंट पेड। क्या लिखा जाता है? रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ सैलरी। क्या? 1/10 ऑफ रेंट पेड लेंगे, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा रेंट पेड, और सैलरी का 1/10 हम निकाल, इसको इससे माइनस कर देंगे। जो सैलरी रहेगी उसका कितना निकाल लेंगे? सैलरी दी रहेगी क्वेश्चन में, उस सैलरी का कितना निकाल लेंगे? 1/10। जैसे रेंट पेड दिया, सुनिए रेंट पेड दिया 50,000, साल भर का रेंट कितना है? 50,000। साल भर का रेंट कितना है? क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना रेंट दिया साल भर में, और कहेगा सैलरी आपकी साल भर की 6 लाख। कितनी सैलरी है? तो 6 लाख का कितना निकालना है? 1/10 ऑफ सैलरी मतलब इसका 1/10। 1 बाई कितना आ जाएगा? नहीं, ये रेंट पेड है, माइनस करेंगे रेंट पेड, ये माइनस है। 1/10 किसका? 1/10 सैलरी का। किसका निकलेगा? रेंट पेड हमने लिख दिया, क्वेश्चन में दिया था, माइनस का सिंबल लगा दिया। किसका सिंबल लगा दिया? अब आगे क्या लिखा? 1/10 ऑफ किसका? 1/10। अब समझ आया? किसका निकालेंगे? 1/10। तो सैलरी क्वेश्चन में दी रहेगी, घुमाओ नहीं अभी। आप कोई डाउट पूछ लो, कोई डाउट पूछो पहले। किसका निकलेगा? 1/10। रेंट पेड का नहीं निकलेगा। रेंट पेड दिया रहेगा वो लिख देंगे, माइनस सिंबल। किसका निकालेंगे? 1/10। समझ नहीं आया तक? जैसे सैलरी दी थी, सैलरी का 1/10 निकाल देंगे। किसका निकाल देंगे? किसका निकाल देंगे लाइबा? सैलरी का 1/10 निकाल। किसका निकालेंगे लास्ट टाइम? अब तीसरी स्टेप, सिटीज। क्या देखेंगे? सिटीज क्या देखेंगे? अब सुनिएगा ध्यान से, या तो 50% ऑफ, जैसे या तो सैलरी का कितना परसेंट? 50%, या तो सैलरी का 40%, या तो सैलरी का, अब दोनों में कोई एक लगेगा कि दोनों लगेगा? और
या तो 50 या तो अब कब मेट्रो सिटीज है। मेट्रो मतलब देश को, थोड़ा हमें मैप नहीं आता लेकिन एक हम आइडिया दे रहे हैं देश का मैप। ऐसे होता है इंडिया का मैप ना, ऐसे लगभग है ऐसे। सबसे ऊपर साइड में क्या है? दिल्ली। दिल्ली इसी साइड है ना ऊपर। इस साइड मुंबई है, इस साइड अगर मैप देखेंगे मैप ऐसे ही होता है, मुंबई है। इस साइड कोलकाता है और चेन्नई नीचे है ना। अगर यहां पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में जॉब कर रहा है, रह रहा है, तो कितना निकलेगा सैलरी का? इसके अलावा अदर सिटीज है, अदर मतलब इन चारों के। मेट्रो सिटीज तो बहुत है लेकिन सबसे पहले मेट्रो सिटीज इन्हीं चार जगह आई थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये दिल्ली, इसका मतलब क्या है? दिल्ली हो गया। इसका मतलब बॉम्बे या मुंबई ना, मुंबई हो गया। ये चेन्नई है और ये कलकत्ता या कोलकाता, कलकत्ता, जो भी। क्लियर है? अगर इन चार जगह जॉब करेगा तो कितना सैलरी का निकालेंगे? अगर इसके अलावा कहीं और जॉब करेगा तो? कोई डाउट? एनी डाउट पूछ लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सिटीज है? 40। कुछ नहीं लिखा, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 50, कुछ नहीं लिखा तो 40 निकाल लेंगे। या क्या गया, नागपुर आ गया, कानपुर आ गया, इलाहाबाद आ गया, तो कितने निकालेंगे सैलरी का? बस क्लियर। सिटीज, बस सिटीज के नाम से बस हम सिटीज लिख के आपको एक ही का निकालोगे, या तो 50 निकालोगे या तो स्टेप 3 में सिटीज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिख के। ठीक। अब स्टेप 4 अब हो जाएगा आसानी से सॉल्व। स्टेप 4 में एचआरए एग्जाम। एचआरए एग्जाम मतलब माफ। इन तीनों में जो सबसे कम होगा, जैसे यहां पे निकल गया मान लो 5000, कितना निकल गया? और रेंट पेड और वन ऑफ सैलरी माइनस करके आया 4000, कितना आया? और मान लो 40% कोई एक ही, ये आया 8000, ये आया। इन तीनों में सबसे कम कौन है? मतलब कौन वाला? फर्स्ट वाला, सेकंड की, थर्ड स्टेप वाला। एचआरए एग्जाम विच एवर इज लोअर इन अबव 3, विच एवर इज लोअर इन अबव 3। इन तीनों में जो सबसे, विच एवर इज लोअर इन अबव 3, इन तीनों में पहले में, दूसरे में, तीसरे में, ये दो है कि एक है? सिटी वाले में एक है, हम एक ही करेंगे, या तो 50 या तो 40। कंफ्यूज तो नहीं? तो ये चार एग्जाम आप बताइए कौन सा होगा? 5000 की, 4000 की, 8000? विच एवर लोअर इन अबव 3, मतलब इन तीनों जो सबसे। क्लियर? एकदम कभी नहीं चेंज करेंगे, लास्ट तक यही रहेगा, आखिरी क्वेश्चन तक यही रहेगा। एचआरए पांचवा, एचआरए टैक्सेबल। एचआरए टैक्सेबल निकालने के लिए 3 स्टेप समझनी है बस। एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, जो आपने ऊपर स्टेप 1 में लिखा था, एचआरए एक्चुअली माइनस एचआरए एग्जाम्प्ट, माइनस एचआरए एक्चुअली रिसीव कितना था? 5000 था। एग्जाम कितना था? 4। अब कितना एचआरए टैक्सेबल हो गया? खत्म। है तो इजी, लेकिन सैलरी बड़ा खेला करेगा भी। पहले यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आते हैं, सबसे पहले सर एचआरए एक्चुअली रिसीव लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ, कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट और कोई भी डाउट। तीसरा सिटी, सिटी में या तो 50% ऑफ सैलरी या तो। चौथा एचआरए एग्जाम, एग्जाम अपने से, बस 3 स्टेप में एग्जाम में छूट, हाँ माफ, इतना आपको माफ हो जाएगा, इतना आपको छूट मिल जाएगी। तो एग्जाम में कौन सा लिखेंगे? जो तीनों में सबसे कम। सबसे कम कौन सा है? वही लिख दिया। और टैक्सेबल रिसीव माइनस एग्जाम। अब मान लो, एक मिनट, अब मान लो सबसे कम ये रहा है एचआरए। अब बताइए आप तीनों में सबसे कम कौन सा है? अब एग्जाम कितना हो जाएगा? एग्जाम हो जाएगा 3। एग्जाम कितना हो जाएगा? 2 मिनट। रिसीव कर लो एचआरए। अब बताइए एचआरए एक्चुअली रिसीव कितना था? 3000। एचआरए एक्चुअली रिसीव कितना था? कितना था एचआरए एक्चुअली रिसीव? एचआरए एक्चुअली रिसीव कितना था? सर थोड़ा देर बाद आ जाइएगा, तो बाहर है वो ग्रीन पार्क के सामने, हाँ आरटी के पास आ जाइएगा।
ये चारे एक्चुअली, अब समझिए इधर कहां गई, अब आप देखो पहले इस सम में सबसे चार एग्जाम किसको बोलेंगे, जो इन तीनों में सबसे फर्स्ट वाला सेकंड थर्ड दोनों में कंपेयर करिए कौन सबसे कम है। तो यहाँ ये चारे एग्जाम में कितना हो जाएगा, चारे एग्जाम में 3000। हमने इसे लिखा विच एवर इन लोअर इन अबव, इन तीनों में जो सबसे, अब जरा गौर करिएगा लाइव, अब जरा गौर करिएगा लाइव। अब बताइए जरा रिसीव कितना हुआ था चारे 3000, कितना रिसीव हुआ था, बोलिए क्या हुआ। हाँ अब जरा बताइए इन तीनों में सबसे कम कौन था, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों में कौन सबसे कम है 3000। हमने ये चार एग्जाम कर दिया, वही चारे करेंगे, यही हमेशा याद रखिएगा। बस थोड़ा हम लोग इसमें सीखेंगे कैलकुलेशन, बस करेंगे जैसे याद करें ऐसे ही करेंगे कल में। अभी हमें एक चीज सिखाना, बस वो सैलरी। अभी आते हैं ये चारे एक्चुअली, अब आते हैं पांचवें पे, टैक्सेबल में रिसीव माइनस एग्जाम। रिसीव कितना हुआ था, रिसीव कितना हुआ था 3, और चारे एग्जाम कितना है। इस केस में क्या हो जाएगा, हो सकता है ना इसी कंडीशन कि जो चार रिसीव सबसे कम हो, तो वही हमारे चारे क्या हो जाएगा एग्जाम में, वही आ जाएगा चार एग्जाम में। उसके बाद चारे टैक्सेबल निकालने के लिए क्या लिखते हैं, चारे एक्चुअली रिसीव कितना था और चार एग्जाम कितना है, कौन सा कितना आ गया, आ भी सकता, समझ है ना, क्योंकि हम अपने पे क्वेश्चन पे है। कोई डाउट, कितने स्टेप में सॉल्व होता है चारे, पहले चारे एक्चुअली, दूसरा रेंट पेड माइनस, बस आपको स्टेप याद करनी, प्रैक्टिकल तो हम कराएंगे। एक हिंट दे रहे थे, यदि रेंट पेड में दिया रहेगा 1/10 ऑफ सैलरी आपको निकालना, और तीसरा सिटीज भी आपको चेक करनी पड़ेगी कि क्या है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता से 50 लेंगे अगर, और कोई और सिटीज होगी तो, लेकिन 40% किसका, बस क्या वर्ड सैलरी। और चारे एग्जाम अपने से लिख लेंगे, जो इन तीनों में सबसे, अगर तीनों सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम निकाल ही लेंगे, तीनों का आंसर हम निकाल लेंगे पहले दूसरे तीसरे का, तो एग्जाम लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे जो सबसे। और टैक्सेबल आ ही जाएगा, टैक्सेबल का फॉर्मूला है रिसीव माइनस, कोई डाउट। अब आते हैं 2 मिनट, अब आते हैं जो मेन चीज हम, हाँ इसको लिखो 2 मिनट नहीं रिलेस करेंगे, 2 मिनट जरा सुनना पहले मेरी पूरी बात। सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं है बेटा लाइबा कि सैलरी का निकाल लो, सैलरी का मतलब 3 चीजें, यही समन को भी तंग अब कराएंगे प्रैक्टिकल। आगे पहले थ्योरी, सैलरी यहां भी है, सैलरी 2 जगह सैलरी है, कितनी जगह सैलरी है, एक सैलरी यहां पे है और एक सैलरी का मतलब 3 चीजों को ऐड करके उसका निकालेंगे। सैलरी का मतलब कितने चीजें, सैलरी इंक्लूड, सुनिएगा भी ध्यान से, कल जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आज सिर्फ लिखाना है मुझे, सैलरी इंक्लूड, सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं, 3 चीजों को ऐड कर तब उस पे निकालेंगे। 1/10 निकालना हो तो 1/10 निकाल लेंगे, 50 निकालना हो तो 50 निकाल लेंगे, 40 निकालना होगा तो सिर्फ सैलरी करें, सैलरी कितनी चीजें ऐड करेंगे। अब वो क्या चीज, पहला बेसिक सैलरी, पहले क्या बेसिक सैलरी, उसके बाद डीए ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डीए मतलब डियरनेस अलावेंस। लेकिन डीए ऐसे नहीं, अगर डीए के साथ में 5 कंडीशन में से एक कंडीशन भी पुट अप हो तो, 5 कंडीशन बताएं कैसे, 2 मिनट। 5 कंडीशन का मतलब है कि कोई एक भी कंडीशन डीए के साथ अगर पुट अप हो रही हो, डीए के आगे ही 5 में से कोई एक वर्ड लिखा होना चाहिए। आते हैं इस इन लोग को करा दे, जैसे दिखाते 2 मिनट आपको। डीए के आगे लिखा है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, जैसे यहाँ पे डीए के आगे क्या लिखा है, डीए के आगे लिखा है डियर इंटर इनटू पे फॉर सर्विस। अगर डीए के आगे इस तरह अगर सिर्फ डीए लिखा हो तो नहीं, डीए के आगे 5 कंडीशन होनी चाहिए, 5 में से कोई एक पुट अप, या डीए के आगे लिखा हो पहली कंडीशन पार्ट ऑफ सैलरी, क्या लिखा हो तो ही बेसिक सैलरी में डीए को ऐड करेंगे, वरना डीए को, या तो दूसरा पार्ट ऑफ सर्विस बेनिफिट लिखा हो, क्या लिखा हो डीए के आगे पार्ट ऑफ, तो डीए को लेंगे, वरना डीए को बेसिक सैलरी में ऐड। तीसरा सैलरी में कितने चीजें इंक्लूड होती है, 3 चीजें,
बेसिक सैलरी, डीए, लेकिन अभी तीसरे बताते हैं। डीए की कितनी कंडीशन है, 5 या 6। तीसरा पार्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड लिखा हो, क्या लिखा हो, तो भी डीए को ऐड कर लेंगे सैलरी में, बेसिक सैलरी में तो भी ऐड। बस आपको आज रखना है, कल प्रैक्टिकल कराएंगे, बस आपको ये चीज याद होनी चाहिए ताकि कल पूछे लाइव बताओ सैलरी में कितनी चीजें इंक्लूड, एचआरए में सैलरी का मतलब कितनी चीजें इंक्लूड करेगी, 3। बेसिक सैलरी डीए, पहला बेसिक सैलरी था, दूसरा डीए है, डीए में 5 कंडीशन है, चौथा पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, पार्ट ऑफ, पांचवा पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्पस, पांचवा पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, छठवीं पार्ट ऑफ, हाँ छठवीं डीए का पार्ट है। इफ डीपी डियरनेस पे, डीपी मतलब डियरनेस पे वर्ड इज रिटन इन प्लेस ऑफ डीए, डीए की जगह क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखा हो वर्ड, अगर डीए जहां लिखा होता वहां क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन में डीए क्या लिखा है, डीपी। इफ डीपी वर्ड इज इन प्लेस ऑफ डीए, क्वेश्चन में डीए नहीं लिखा बल्कि क्या वर्ड लिखा है, डियरनेस पे, तो उस केस में हम डीए को ऐड कर लेंगे सैलरी में। पहला बेसिक सैलरी है, दूसरा डीए है और तीसरा कमीशन, तीसरा क्या होनी चाहिए, और कमीशन में भी कंडीशन है, कमीशन फिक्स परसेंटेज में होना चाहिए, कमीशन फिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तभी। अब बताएंगे फिक्स क्या होती है, बस आप सैलरी कितने, एचआरए में सैलरी कितनी चीजें इंक्लूड करती है, बेसिक सैलरी डीए की 6 कंडीशन में से एक कंडीशन पुटअप होनी चाहिए और कमीशन फिक्स होना चाहिए, तो ही हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे, वरना सैलरी में इंक्लूड तो ओरल। अब समन को याद आया होगा, हम कई दिन से बोलते थे समन बेसिक सैलरी डीए में 6 कंडीशन चेक करो कुछ हो रही है कि नहीं कर फुलफिल, और कमीशन फिक्स। आप आपने सुना शुरू से, अब आपको इसलिए हम बोल रहे हैं, अब आपके दिमाग में कल जब प्रैक्टिकल कराएंगे, हाँ सर ने कहा था सैलरी में, एचआरए में सैलरी में कितनी चीज इंक्लूड करेंगे, बेसिक सैलरी और डीए की 5-6 में से कोई एक कंडीशन पुटअप, 6 नहीं 6 में से कोई भी एक कंडीशन पुटअप, तो ही डीए को ऐड करेंगे सैलरी में, वरना। और कमीशन क्या होना चाहिए, तो सिंपल ये बताइए सैलरी, एचआरए में सैलरी कितनी चीजों को इंक्लूड करती है, बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन। ओरल तो ऐसे बोलना, लेकिन सर डीए का मतलब है डीए में 6 में से कोई एक कंडीशन पुटअप और कमीशन, तभी सैलरी में ऐड। तो कोई डाउट, थ्योरेटिकल नोट कर डालो। सर जब ये इसको सबको ऐड करने के बाद कमीशन तक ये जितना, हाँ उसका 50% या 1/10, बस एकदम सही। जैसे बेसिक सैलरी थी 50,000 वो लेंगे और डीए के साथ कंडीशन लिखी है तो 10,000 इसको ले लेंगे, और 10,000 कमीशन में भी कंडीशन पुटअप हो रही है फिक्स, तो 50 10 60 70 का एक बार 1/10 निकाल लेंगे और 70 का एक बार वो प्रैक्टिकल हम कराएंगे, बस एकदम कोई डाउट। अब इजीली लाइफ, ये सबसे टफ टॉपिक है, सबसे टफ टॉपिक है 4 है, लेकिन कल हमने बस ये चीज इतनी याद रखना, स्टेप इधर 2 चीज, बस आपके काम की 2 चीज है, स्टेप और सैलरी कितने चीजें 4 में लेके चलते हैं। एचआरए में सैलरी का मतलब 3 चीजें, बेसिक सैलरी, सर डीए की 6 कंडीशन और कमीशन फिक्स हो। अब कंडीशन आप याद कर लेना, याद हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी है, इसी में रोकेंगे, क्लियर, इसी में, क्योंकि हम ज्यादा हॉट पॉच नहीं करना चाहते। आराम से लिखो, आराम से लिख लो। हाँ किसका, तुम्हारा नहीं आएगा लाइव, सॉरी समन, अभी तुम्हारा कब आएगा, अब तुम साथ में चलो तो मेरे, अब तुम्हारे कंफ्यूज करेंगे हम, जाने दो, वो नहीं आएगा हम जान रहे हैं। अब आज आया 4 की नहीं आया, अब प्रैक्टिकल कराएंगे, कैच कर लोगे। ये देखो इधर इधर देखो, समन को हमने कई दिन हम लोग कराए थे इन लोग को, ये देखो सैलरी इंक्लूड, ये देखो इधर देखो, एचआरए टू रिसीव रेंट पेमेंट इन द मेट्रो सिटीज दिल्ली, एचआरए एकदम विच इज अबव 3, ये देखो ये लोग क्वेश्चन भी किए थे, इधर देखो रेंट पेड एचआरए, क्वेश्चन इधर भी कराए थे इन लोग को हम ये। इसके अलावा ये देखो ये है, ये तुम लोग को कहाँ गया, ये तो जो हमने लिखाया था, ये तो अपने से पढ़ा है, वो कहाँ गए जो उन लोग की कॉपी लिखवाए थे, समझ तुम्हें। हाँ ले लो ले लो ले लो आराम से, देखो 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 ये आरएफएच है, आरएफएच बहुत बड़ा है, इसमें भी देखो देखो हमने लिखा है एक वर्ड, 1 मिनट दिखाते हैं। आरएफएच में सैलरी कितनी चीजें इंक्लूड करेंगी, बेसिक सैलरी, डीए कंडीशन सेम एज एच, मतलब जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी वही वो सिखाएंगे। एचआरए, यही 2 टॉपिक टफ है, उस एचआरए देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, आरपीएफ, उसके बाद
ये देखो आरपीएफ की कैलकुलेशन एक दिन सिखा रहे थे इन लोगों को। एचआरए एक्चुअली रिसीव रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ सिटीज, देखो यही लिखाया ना, एचआरए एग्जेम्प्ट टैक्सेबल रिसीव माइनस ईआई, इसका 1/10 निकाला, फिर उसी का 50% भी। कुछ आइडिया है? चलो रफ कर दें। हाँ कर लो कर लो कर लो, ले लो ले लो, वरना समन को हमने लिखाया भी है ये पूरा। अब आपने समझ देखो भाई, लाइबा इधर इधर, अगर नहीं समझ में आएगा इधर देखो, ये इन्होंने लिखा है हमको, इधर लाइबा इधर देखिए, एचआरए ये लिखा है इन्होंने। कहाँ लिखा है एचआरए? एचआरए पीछे लिखा है जो हमने लिखाया था, ये लिखा है इन्होंने, ये एचआरए की कंडीशन में ये लिखा है इन लोग को। ये देखो समझ, पहले देखो तुम्हें समझ में आई कि मेरे देखो पहले यहाँ पे हमने चार में सिर्फ 5 कंडीशन लिखाई थी, एक नहीं लिखाई थी। कौन सी? एम्प्लॉयमेंट पर्पस वाली नहीं होगी, चेक करो, ये वाली नहीं लिखी होगी, चेक कर लो। देखो सैलरी का मतलब देखो सैलरी इनकी, हाँ वही बेसिक सैलरी, डीए पार्ट ऑफ सैलरी, पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट पर्पस, प्रोविडेंट फंड और डीपी वर्ड इज रिटन, वो प्रैक्टिकल हम समझाएंगे। कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स, जो हमने लिखा क्या लिखा, कमीशन 6% फिक्स होना चाहिए, ठीक। एनी डाउट? इसी पर रोक दिया, ठीक ना। कट। हाँ क्या चीज बताइए, क्या हुआ? तुमने वो वाली कंडीशन नहीं लिखी, हम बताते हैं कौन सी नहीं लिखी। सर्विस बेनिफिट चेक करो, नहीं इसी के आगे लिखो एम्प्लॉयमेंट पर्पस को, और क्या बोल सकते हैं? सर्विस। हम इन लोग को एक ही में समझा, तो आप लिख करके लिखो एम्प्लॉयमेंट पर्पस या हाँ सॉरी, हाँ कल संडे, कल नहीं रहेगा। अच्छा हो तुमने पूछ लिया, ठीक है।